तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर 1900 मार्क्स। पेपर का स्ट्रक्चर है पार्ट ए, बाद में लिखेंगे, एक बार देख लीजिए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए है 60 मार्क्स, जिसके अंदर 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस, 1 चॉइस। पार्ट बी 10 इंटू 2, 20 मार्क्स, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 2 करने हैं। और पार्ट सी अगेन 10 इंटू 2, 20 मार्क्स, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 करना है। ठीक है, मतलब पेपर का 3 पोर्शन है, 60, 20, 20, और सब में एक एक चॉइसेस है। मतलब जो पेपर 15 और 17 है उसमें चॉइसेस कम है, खाली पहला वाला सेकंड और थर्ड में ही चॉइसेस रहते हैं। जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी 50 नंबर, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और उधर 50 नंबर, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। आगे जब एसपीएम में जाएंगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, चॉइसेस कम है। इस पेपर में थोड़ा चॉइसेस ज़्यादा है, सब जगह एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर में कुछ 4-5 टॉपिक है, इधर कुछ 2-3 टॉपिक है, इधर कुछ टॉपिक है, केस स्टडी टाइप ये लोग बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में क्या पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक में कहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन है, कहाँ पर प्रैक्टिकल है। एक बार पहले थोड़ा सिलेबस लिख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को कितना क्लास लगने वाला है। ठीक है, मोटा मोटी उससे 5% इधर उधर, वॉट एवर वी एक्सपेक्ट उससे 5% ज्यादा कमती लगेगा। ठीक है, लिखते हैं। The total syllabus is divided into 3 parts. The total syllabus is divided into 3 parts. The total syllabus is divided into 3 parts. Section A. Section A. Cost and management audit 60 marks. Section A. Cost and management audit 60 marks. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट 60 मार्क्स। इसके अंदर प्रिंसिपली अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट 6 टॉपिक है, 6 पोर्शन है। हम उस 6 को उस तरह से लिख रहे हैं जिस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन ए के अंदर पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉमा कॉस्ट ऑडिट and appointment of cost auditor. Cost accounting records, cost audit and appointment of cost auditor. ये एक्चुअली 2 टॉपिक ये लोग दिया है, एक लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स और दूसरा लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। 2 टॉपिक है। ये एक्चुअली पूरा रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी मतलब कौन सा सेक्शन में कॉस्ट ऑडिटर आता है, कितना ऑडिट करना अलाउड है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सा कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करना है, कॉस्ट ऑडिट में वो लोग क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं, ऐसा चीज है। सेक्शंस, रूल्स, लॉज, ये सब ध्यान रखना है। मतलब अपने जो दोनों सब्जेक्ट और पढ़ेंगे उनमें तो सेक्शन लॉ वगैरह नहीं है ना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मोर माने मगिंग अप करना होगा, थोड़ा रेगुलेटरी सेक्शन वगैरह याद रखना होगा। लेकिन दैट डजंट मीन दैट इसके अंदर केवल थ्योरी है, बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है। कि अगर मान लो कोई शुगर इंडस्ट्री है तो उसको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज बनाना पड़ता है, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसलिए थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स्ड है। नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ब्लेंड है। और आप पेपर में देखेंगे दोनों टर्म का पेपर में इसमें ये जो 4 क्वेश्चन करने हैं आधा से ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। बिकॉज अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग तरह से अकाउंट्स बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है वो लोग न्यूमेरिकल्स देते हैं, हम लोग को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। और थ्योरी भी है, मैं नहीं बोल रहा हूं थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी, प्रैक्टिकल, सेक्शन, रूल्स, ये सारा चीज मिला के एक पोर्शन आता है। इसके अंदर 2 टॉपिक कवर करते हैं। 2 टॉपिक को मैंने एक साथ लिखाया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए अपने समझने के लिए। रेगुलेटरी, ब्रैकेट में रेगुलेटरी covers numericals and practicals, covers numericals and theory both, covers numericals and theory both, approximately 4 classes, 4 क्लास हम लोग इसमें लगाएंगे, 4 क्लास हमें लगेगा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 12-13 निकला हुआ है। वो 12-13 का फिर से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। क्वेश्चंस एग्जाम में प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है। तो ब्रैकेट में न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी बोथ, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी बोथ, अगेन 4 क्लासेस, 4 क्लास करीब लगेंगे हम लोग को। तीसरा है कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं CAAS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है। इसमें ज्यादातर पोर्शन थ्योरी, न्यूमेरिकल बन सकता है कहीं कहीं पर, ज्यादातर थ्योरी पोर्शन है। ब्रैकेट में मेनली थ्योरी, अगेन 4 क्लासेस, मेनली थ्योरी 4 क्लास। नेक्स्ट पोर्शन है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग अंडर कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग अंडर कॉस्ट ऑडिट। दिस इज मेनली अ प्रैक्टिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, वेरिएंस रेशियोज वगैरह निकालना रहेगा। ब्रैकेट में मेनली न्यूमेरिकल कवर्स 3 क्लासेस, मेनली न्यूमेरिकल कवर 3 क्लासेस। मतलब आप ध्यान देंगे तो सब मिला के कितना हो गया, राउंड अबाउट 15 क्लास, ठीक है। 15 क्लासेस में ये पोर्शन खत्म होगा 60 मार्क्स के लिए। नाउ सेक्शन बी, ये सेक्शन ए में 4 टॉपिक है, वो लोग 6 लिखे हैं, मैंने 2-3 को एक साथ मिला दिया है, ठीक है। सेक्शन बी है मैनेज इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। सेक्शन बी इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट 20 मार्क्स। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऐसे टॉपिक ABCDEF करके 7-8 लिखा हुआ है। बेसिकली एरियाज है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल रेगुलेशंस, फिर उसके बाद यू कैन से ऑडिट कमेटी क्या होता है, स्पेशल ऑडिट, अलग अलग तरह का ऑडिट एक CA या CW वगैरह कर सकता है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल ऑडिट वगैरह क्या होता है, क्या सोचना चाहिए। मेनली थ्योरेटिकल एरिया, मेनली ऐसे आप थ्योरी लिखने के टाइम पे कुछ डायग्राम प्रेजेंटेशन वगैरह करके उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना सकते हो, बट इट्स अ मोर थ्योरेटिकल एरिया। मतलब अपने को आंसर तो थ्योरी का ही लिखना होगा। लिख देते हैं ब्रैकेट में इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, मेनली थ्योरेटिकल, approximately 4 classes, mainly theoretical, approximately 4 classes, मतलब 15 और 4 19 क्लास हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। सेक्शन सी केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस 20 मार्क्स, केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस 20 मार्क्स। इसमें सिलेबस वाइज एक ही लाइन लिखा हुआ है, बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2011। अभी अपने वैसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2014 लगेगा, लेकिन 14 अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। रूल है, सब कुछ है, बट इट इज नॉट येट अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, ठीक है। बट जो भी वो नया रूल्स आया है उससे CMA इंस्टीट्यूट को बहुत प्रॉब्लम है, उनको ठीक नहीं लग रहा है। सो दे हैव अपील्ड अगेंस्ट दैट रूल्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। जितनी जी वगैरह सबको रिपोर्ट दिया गया है, सबको रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसा आपको पता होगा थोड़ा बहुत, हम और भी डिटेल में बता देगा। तो वो रूल को इंस्टीट्यूट मान नहीं रहा है, और वैसे भी वो रूल 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, हो सकता है, आज हमको नहीं मालूम है,
हो सकता है जनवरी फरवरी में आए कि वो रूल अभी नहीं लगेगा, 1 अप्रैल से नहीं चालू होगा, तब इन दैट केस क्या होगा, एग्जाम में जून में यही पुराना वाला ही आएगा। और अगर वो अप्लाई हुआ, जो कि इन माने फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं किया इनका प्रपोजल वगैरह, और वैसे एक बात है, अगर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, हम लोग का सीएमए प्रोफेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो खाली ऐसे ही प्रेस्टीज का इशू बना लिया गया, नथिंग एल्स। अपना सीएमए जैसे अपने पढ़ते हैं, जो एरियाज है वो बहुत है, उससे अपना जिंदगी नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर भी अब इंस्टीट्यूट लड़ रहे हैं, तो अब उसमें होगा क्या नहीं होगा, ये आप अपने को किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसे अगर आज रेगुलेटरी आज बात करें आज के दिन, तो जब लॉ निकल चुका है, वो एप्लीकेबल है, इसका मतलब 99% चांस है वो एप्लीकेबल होगा, और अपना एग्जाम में जो क्वेश्चंस भी आएगा उसी को बेस करके आएगा। बट कल का कोई नहीं जानते, जैसे डायरेक्ट टेस्ट कोड है, जीएसटी है, कब से लग रहा है, आप दिख ही रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, तो वो लोग बोलेगा पुराना ही पढ़ के जाना है, नया नहीं जाना है। अभी जो दिसंबर में एग्जाम था, तब तो अपने कंफर्म थे भैया वो अप्रैल में आएगा, तो भाई 2014 में तो भाई पुराना ही रहेगा। लेकिन अब जून में क्या होगा हमको भी नहीं मालूम है। इंस्टीट्यूट का बात सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, एमसीए वाला लोग क्या करेगा, नोबडी नोस। हो सकता है वो लोग बहुत स्ट्रिंजेंट हो, वैसा ही रहे, हो सकता है चेंज रहे, तो हम लोग को मेहनत करके दोनों सीखना पड़ेगा। और अगर बाई चांस बीच में जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो फरवरी मार्च तक जब क्लैरिटी आएगा, तो हम लोग यहाँ रहेंगे, बात कर लेंगे। अभी हम कैसे बोले, तो मेरे को एक बार आपको दोनों ही बताना पड़ेगा, दोनों तरह से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। पढ़ के इन द सेंस एग्जाम में पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। और ऐसा भी सोचो, मान लो सीएमए बन भी गए और कोई जन कुछ इंटरव्यू लेगा, पूछेगा, तो अपने ये थोड़ी ना बोलेंगे हम वो नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए आप ऐसा भी सोचिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दोनों का ही रखना होगा। तीसरा बात, ऐसा कोई हाथी घोड़ा दोनों में चेंज नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन है जो थोड़ा दोनों में अलग है, 90% सब सेम ही है। तो इसलिए डबल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई हमको दो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज बेटरमेंट के लिए होता है एक्चुअली, उसमें ये थोड़ी ना होता पुराना पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो देयर आर सम चेंजेस, मार्जिनल चेंजेस हियर एंड देयर, दैट वी शुड रिमेंबर। जिस समय एग्जाम आने लगेगा बता ही दूंगा भाई ये होने वाला, हमको भी तो आज नहीं मालूम है ना, हम कहां से बोले, हमको आज के दिन क्या पता है, नया वाला लगेगा। अगर कोई बोले कि जून में कोई एग्जाम में कौन सा लगेगा, 2011 नहीं लगेगा, 2014 नहीं लगेगा, अब चेंज हो जाए, हम नहीं कर सकते ना उसके अंदर, वो मिनिस्ट्री वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह सब कोई डिसाइड करेंगे। हम लोग इसलिए दोनों पढ़ना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। एक बार तो जनरल नॉलेज लेंगे, समझ लीजिए, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट रूल्स वगैरह तैयार करते हैं ना, क्या क्या फॉर्मेट है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, उसमें है कुछ भी नहीं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो है, कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो, सब सुने होंगे नाम। तो ऐसे कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, अपने को तो अच्छा ही है। अपने को रूल मालूम नहीं भी है तो भी वो रेशियो निकालना आता है एक्चुअली, बस थोड़ा सा फीलिंग का जरूरत है कि भाई एग्जाम में ऐसे ऐसे करा जाता है, तो वो अपने को बहुत इजी लगने वाला है। थ्योरी पर में जो है, जो मैंने सेक्शन ए में बोला, उसमें थोड़ा अलग अलग रूल जाएगा। यहां पर तो मोटा मोटी जो रिपोर्ट वगैरह बनाने का तरीका है वो सेम ही है, कहीं कहीं पर चेंज किया है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो चेंजेस जो है वो आदमी 2 मिनट में देख सकता है कि यहां ये अलग अलग चेंजेस है, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी वो लोग सिलेबस में लिख के रखा है 2011 का रूल, लेकिन अपने को 2014 का भी रूल पढ़ना है। उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, उसका न्यूमेरिकल्स होता है। दिस थर्ड पोर्शन इज प्योरली न्यूमेरिकल, 20 नंबर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रेशियो वगैरह आता है, ठीक है, दोनों पेपर में आया हुआ है। 20-20 नंबर 3 प्रैक्टिकल देते हैं, 10-10 नंबर का कोई 2 करना रहता है, दोनों टर्म में आया, तीसरा बार भी आएगा, अभी भी एग्जाम जो होगा तो उसमें सर हर बार आप दोनों पेपर देखिए, हम दिखा भी सकते हैं। अभी ऐसा मान के चलना है, हर एक पोर्शन के अंदर इसको छोड़कर प्रैक्टिकल इन दोनों में भर्ती है, केवल इसको छोड़कर। ये इंटरनल चेक कंट्रोल वगैरह थ्योरी हो जाता है, नहीं तो इन दोनों जगह प्रैक्टिकल भर्ती है। तो इन दोनों में वो लोग प्रैक्टिकल अगर आधा आधा भी देते हैं, वहां पर तो तीनों प्रैक्टिकल रहता ही है, यहां पर आधा से ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। तो इफ यू सी, यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इन कॉस्ट ऑडिट पेपर 50 मार्क्स प्रैक्टिकल पोर्शन, 50 थ्योरी लिखना है आपको, आधा से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल ही टैकल करना है। वो प्रैक्टिकल इनका रूल्स वगैरह ही है कि ऐसे ऐसे बनाने बोला गया अलग अलग इंडस्ट्री को, वो हम लोग को फॉलो करना है। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं अपने को, जैसे अपने सब निकालेंगे करेंगे, देखिएगा हाँ ये तो हो जाएगा, रेशियो ऐसे निकालना है, जोड़ना घटाना है, ऐसा करना है, लिख देते हैं वहां। प्योरली न्यूमेरिकल्स, पॉइंट नंबर सी के लिए ब्रैकेट में प्योरली न्यूमेरिकल्स, पूरा न्यूमेरिकल्स है ये, प्योरली न्यूमेरिकल। सेक्शन सी के लिए कुछ लिखा था क्या हम लोग, कुछ लिखा नहीं, हाँ, केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका ये लोग रूल 2011 लिख के रखा हुआ है, हम लोग को 2011-14 दोनों पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। वो प्योरली प्रैक्टिकल से न्यूमेरिकल से 2 क्लास लगेगा,
2 क्लास में वो खत्म कर देंगे हम लोग, 2 क्लासेस, यानी कि टोटल कितना क्लास लगने वाला है, 21, ठीक है। और 2 हम एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं भगवान जी के नाम से, सरप्लस एक्स्ट्रा, कि भाई कुछ गंडागोल हो गया 2 एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, यानी कि यू टेक इन दैट वे 23 क्लासेस पे पूरा सिलेबस विद इन 23 जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दिन अगर हम लोग गड़बड़ नहीं करते हैं, वो फरवरी महीना में 23 आ जाते हैं, 26 का वो तो उधर आगे चाहिएगा ही नहीं। अगर आप गिनते जाएंगे शनिवार शनिवार, हर शनिवार कोई 1-2 गड़बड़ भी पकड़ लेंगे तो भी आपका फरवरी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग यहां पर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पेपर 15 बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पेपर 17 स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और पेपर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। नॉर्मली दीज आर ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया का मतलब एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो मेन फोकस एरिया होता है वो इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर डाला हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टैक्स या लॉ नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू बी स्पेशलिस्ट इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया, एंड दीज 3 पेपर्स आर फोकसिंग ऑन दोज एरियाज, ठीक है। अगर हम लोग कोई पेपर 15 में स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेपर 17 में भी स्ट्रैटेजी का उल्लेख होगा, डिटेल में पढ़ते रहेंगे, लगेगा 15 ही पढ़ रहे हैं। सिलेबस अलग अलग डिवाइन किया हुआ है, कुछ कुछ को कॉमन टॉपिक भी है, 15 17 दोनों में आता है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक भी है। कॉस्ट ऑडिट के अंदर भी जब ये वाला एरिया पढ़ेंगे ना, तो दिस इज प्योरली बेसिकली बेस्ड ऑन पेपर 17, जो रिस्क असेसमेंट वगैरह पढ़ेंगे उसके ऊपर ये बेस करके ही है, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट सब रिस्क के लिए ही किया जाता है, रिस्क से बचने के लिए, रिस्क को मेजर करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सब उसी के लिए होता है। तो यू कैन से दिस इज बेसिकली जो 100 मार्क्स पेपर 17 के लिए पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा पोर्शन यहां डाला हुआ है, ठीक है। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत सारा हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग क्यूटी पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा दिन बाद 15-20 दिन बाद माने कॉस्ट चालू करेंगे, तो जब हम लोग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल पोर्शंस आएगा, आपको वहां से इन दोनों का बहुत सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत सारा बुद्धि लगेगा। तो जब हम सम कराएगा तो वो आप ही आंसर देंगे, हम थोड़ी ना देगा, आप ही बताएंगे कि ये तो हम लोग वहां पढ़े थे, मैं कोरिलेट भी कराऊंगा। जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तो मैं लिखाऊंगा भी कि ये हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी में इस पेपर में यहां पढ़े थे, आपको यहां कोरिलेट करना है। हो सकता है थोड़ा सा आंसर का प्रेजेंटेशन अलग हो, बट चीज बहुत ज्यादा वैसा ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत वहां पर रेशियोज वगैरह है, तो रेशियो वगैरह हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी में तो नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी एससीएम में, लेकिन रेशियो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। करंट रेशियो निकालना, क्विक रेशियो निकालना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, तो वो इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू सीएस वगैरह में बोला है कि कौन कौन सा रेशियोज निकालने से अच्छा होता है, तो वो रेशियोज वो लोग एग्जाम में निकालने देते हैं। हमको खाली ये याद रहना चाहिए कौन सा सीएस में कौन सा रेशियो निकाला जाता है, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये रेशियो निकाला जाता है, बिकॉज वो लोग रेशियो का नाम नहीं देके बोलेगा इसके बेसिस पे एनालिसिस करिए, तो आपको अगर उसका रेशियो पता है आप आंसर दे सकते हैं। खाली इतना ही बात है कि इसके अंदर ये रेशियो निकाला जाता है, ये हमको नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सम करने से पता चल जाता है, ऐसा आता है, ये डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को फायदा होएगा। मतलब आई डोंट ट्रीट दिस एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, दिस इज आवर डोमेन ओनली, कि 3 सब्जेक्ट में से ये भी एक एरिया है, तीनों को मिला के 100 नंबर का भी पेपर बनाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको 3 अलग अलग भाग में बांटकर डिफरेंट किया गया। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम यह होता है कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को तैयार करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तैयार करने में कंपनी को हेल्प करना, कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को किस तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का हेल्प है जनरल पब्लिक के लिए कि सिंस अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी को हेल्प करेगा कि कॉस्ट कम लगे, कॉस्ट कंट्रोल हो, कॉस्ट रिडक्शन हो, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या, जो जनरल पब्लिक है उसको गुड्स कम दाम पे मिलेगा, कमती कॉस्ट लगेगा, तो जनरल पब्लिक को फायदा होगा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी काम आएगा। गवर्नमेंट को बहुत सारा डिसीजंस लेना होता है। मान लो गवर्नमेंट को कुछ एसेंशियल कमोडिटीज है जिनका मिनिमम प्राइस फिक्स करना है, पेट्रोल है, डीजल है, मेडिसिन है, कोई भी और चीज है, उनका गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है,
इन सब का मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी? जब पता चलेगा कि इनका कॉस्ट क्या है। और अगर कॉस्ट सब कोई अपना अपना तरीका से निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि चीज का कॉस्ट क्या है? तो एक तरीका, एक प्रिंसिपल होना चाहिए ना, फॉलो होना चाहिए कि भाई सब कोई इस इंडस्ट्री में कॉस्ट ऐसे निकालेंगे। दूसरा ये भी हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, करीब 3-4 दिन से मार्केट में जोर जबरदस्त न्यूज है, छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में नसबंदी का ऑपरेशन बहुत सारी महिलाओं का हुआ, करीब 83 महिलाओं का। 4 घंटे में 83 लोग का ऑपरेशन हुआ, 15 उसमें से मर गए, 15 का डेथ हो गया। कुछ पता है इस तरह का? पता होगा, थोड़ा न्यूज सुनना चाहिए भाई, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम किसका है? डॉक्टर बोलता हमको बोला टारगेट था कि 2 घंटा में तुमको 50 का ऑपरेशन करना है, ठीक है। वो ऑपरेशन कैसे किया? जमीन पे लेटा दिया, काट दिया, ऑपरेशन हो गया। अनहाइजेनिक है, या मान लो कोई जन बोलता है कि दवाई खराब था, जो मेडिसिन वगैरह था वो प्रॉपर नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है। मान लो मेडिसिन खराब था, मान लो मेडिसिन प्रॉपर नहीं था, जिससे वो साइड इफेक्ट कर दिया, गड़बड़ कर दिया और डेथ हो गया। अब उनके छोटे छोटे जो बच्चे, उनको कौन देखेगा? और भी जिन लोग मरे नहीं है उनका भी कंडीशन खराब है। मतलब 83-85 लोगों का ऑपरेशन हुआ 4 घंटे में, सबका कंडीशन खराब है। उसमें से 15 लोगों का तो डेथ हो चुका है, ठीक है। अब ये जो दवाई, जो मेडिसिन, मान लो मेडिसिन में प्रॉब्लम था, तो मेडिसिन जिस कंपनी का यूज हुआ, वो मेडिसिन के ऊपर कोई बैच नंबर वगैरह लिखा होगा कि नहीं? कोई भी सामान खरीदते बैच नंबर लिखा रहता है। हम लोग देखेंगे कि अगर उस मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम था तो उस बैच में जितना भी बना होगा सब में प्रॉब्लम था, यानी कि उस बैच में जो और मेडिसिन कहीं और गया होगा उन लोग को तो बचाया जाए। यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जहां जहां जिनको भी वो मेडिसिन का बैच सेल किए थे, अपने उनको बोलेंगे भाई ये मेडिसिन तुम सेल मत करना, रखना, हम लोग इसके बदले तुमको दूसरा दे देंगे, ठीक है। मान लो आपने कोई सामान खरीदा, कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, कुरकुरे खरीदा, आपके पेट में खाते ही माथा खराब, पेट गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप कंप्लेन किए कि भाई ये क्या हुआ, तो उसका भी तो एक बैच नंबर होता है। अगर ये सब रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन नहीं करेगी तो ये जो पब्लिक को प्रॉब्लम होती है ये कैसे ठीक होगा? दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिकल में दे रहा हूं। मार्केट में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ने वाला था कल से कि आज से एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, फ्राइडे या सैटरडे से, लेकिन बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी का रेट वहां नहीं बढ़ेगा। पहले बोल रहा था क्यों बढ़ेगा, बिकॉज जो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उनका खर्चा बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बढ़ गया। तो अब क्या हुआ? अब बोलता नहीं बढ़ा, हमारा कुछ गलती था, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक था, हम लोग फिर से विचार करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बोले इलेक्शन हार जाएंगे तो एक बार फिर से वापस ले लिया। अगर कोई बोले सच में ही कैलकुलेशन में रॉन्ग है, या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो हमने निकाला वो सही से नहीं निकला था, इसलिए कंज्यूमर से हम लोग क्या चार्ज करें। आज कोलकाता में सीईएससी है, तो कोलकाता सीईएससी वाला कोई भी दाम हम लोग से चार्ज कर सकता है क्या? उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एसेंशियलिटी। लेकिन क्या सीईएससी गोयंका जी कॉस्ट अगर उनका पर यूनिट 5 रुपया है तो 5 रुपए से कम में बेचेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी? वो उससे तो कम में नहीं बेचेंगे ना। लेकिन उनका कॉस्ट 5 रुपये, पता कैसे चलेगा? प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना पड़ेगा। वो बैलेंस शीट पीएल में कभी नहीं बताएगा हमारे 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपए, कोई पीएल बैलेंस शीट में कभी नहीं बताया गया आज तक। दीज आर इंटरनल मैटर। तो अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट, अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज हेल्पिंग द पब्लिक, हेल्पिंग द गवर्नमेंट, हेल्पिंग द इन्वेस्टर, हेल्पिंग द कंज्यूमर। तो उसका रोल कितना बड़ा है कि वो लोग लड़े, हम लोग जैसे वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट वगैरह कराओ, इसका झगड़ा करने के बजाय तो कॉस्ट ऑडिट का बहुत सारा ऑप्शन है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए काम कम थोड़ी ना है। अब कोई स्टूडेंट, मान लो कोई स्टूडेंट बोलेगा भैया ये सब आया, कॉस्ट एमए सीएमए करना चाहिए कि नहीं, उसको पता ही नहीं है ठीक से, दुनिया बोली चालू हो गया। देयर आर मेनी एरियाज वेयर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन फोकस, ही कैन हेल्प गवर्नमेंट, ही कैन हेल्प लीगल अथॉरिटी, कंपटीशन अथॉरिटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सब्सिडी। आज गवर्नमेंट कोई भी चीज बनाती है, सब्सिडी वगैरह ऑफर करती है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट कंप्यूटेशन पे। तो हर आदमी अपना बुद्धि लगाए कॉस्ट निकालने में, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, तो जो आदमी को डिसीजन लेना है, समझना है कोई भी टाइप को, कैसे समझेगा? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम केवल ऑडिट करना नहीं है, वास्ट एरियाज है, वास्ट एरियाज। और जो स्कोप धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, आने वाले समय में एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत सुपर पावर पर्सन होगा। सच में बोल रहे हैं, कोर्स कर रहे हो बात अलग छोड़ दीजिए, एक बार अपने ये सोच रहे हैं कि सीए से भी ऊपर होना चाहिए उसका रोल, बिकॉज ही इज डूइंग दोज थिंग्स
आज पीएल और बैलेंस शीट सबके पास जाता है, उसका ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हैं, लेकिन पीएल और बैलेंस शीट में जो डेटा है, अभी शेड्यूल 6 में तो और पीएल बैलेंस शीट को छोटा कर दिए, आपने लिखते हैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग खत्म हो गया, पीएल अकाउंट खत्म, कॉस्ट ऑफ सेल आया कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रेकअप क्या है, सब चीज का ब्रेकअप तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जाएगा, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रिपोर्ट शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसके पास जाएगा? केवल मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो उन सबको हेल्प कर रहे हैं। वो कोई खाली ऑडिट करने नहीं आया, वो पूरा सोसाइटी का भला करने आया। तो उसका जो जॉब है वो नॉर्मल एक चार्टेड अकाउंटेंट से बहुत अलग है, इसीलिए इंस्टीट्यूट भी अलग है। कोई जन बोलेगा 70-80% कोर्स सेम होता है, तो अलग अलग क्यों है? एक ही होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट और चार्टेड इंस्टीट्यूट अलग अलग है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है वो चार्टेड अकाउंटेंट से अलग है। ये और बात है कि वो भी टैक्स और लॉ वगैरह पढ़ता है, लेकिन टैक्स और लॉ उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अप्लाई करना है। ये और बात है, चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्टिंग पढ़ता है, लेकिन उसको वो अकाउंटिंग और टैक्स के अंदर कॉस्टिंग को लगाना है, उसके लिए वो सेकेंडरी एरिया है। और हम लोग के लिए क्या है? ऑल दीज 3 पेपर्स आर प्राइमरी एरिया, तो हम लोग का फोकस उनसे अलग है। ऑब्वियसली इसीलिए वो लोग ये सारे चीज पढ़ते भी नहीं है, स्ट्रैटेजी वगैरह वो लोग क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज वो फोकस एरिया नहीं है। तो अपना फोकस अलग है, जिसका मार्केट में कंटिन्यूअस लेवल पे डिमांड बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे कि जो भी सीएमए वगैरह करते हैं, जॉब ज्यादा सीए से इजीली मिल रहा है, ये पता होगा आपको। चलो पास करना डिफिकल्ट है, वो तो सभी प्रोफेशनल कोर्स में हो गए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ सीएमए फॉर द टाइम बीइंग इज मोर देन अ सीए। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जॉब ज्यादा मिल रहे हैं उनको, बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेटरी चेंजेस, बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया। तो मैं क्या बोलता हूं कि मान लो कोई स्टूडेंट बोलेगा हम जून में केवल पेपर 15 का एग्जाम देंगे, लेकिन आप पेपर 17 और 15 के साथ अगर पढ़ेंगे, 17-19, आपको पढ़ने में बहुत कम असुविधा होगी। आपको लगेगा हम वही चीज पढ़ रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, प्रेशर कम होगा। आप चाहे एग्जाम मत दीजिए, बट यू शुड बी डूइंग ऑल द 3 पेपर क्लासेस एट अ टाइम। Whether you give the exam or not, that is secondary aspect, because वो तो हो सकता है पेपर 15 पढ़ के भी एग्जाम ना दे, वो भी तो हो सकता है। लेकिन अपने तीनों पेपर अगर एक साथ पढ़ेंगे, जो को रिलेशन होगा ना, आपको हर समय ध्यान आएगा। इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट ऑल द 3 क्लासेस विच इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया शुड बी कवर्ड एट अ टाइम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप टैक्स और लॉ से आगे है, अलग जगह एरिया उनका, ठीक है। अब आता है, हम लोग जब सबसे शुरू में अभी क्लासेस चालू करेंगे, तो सबसे पहले मैंने जो यहां पर कॉस्ट रिपोर्ट अकाउंटिंग रूल वगैरह जो लिखाया, पहला टॉपिक, उसका हम लोग चारों क्लास एक साथ नहीं करेंगे, बट 1 और 2 क्लासेस वी विल बी डूइंग, एक बेसिक आइडिया होने के लिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या क्या काम है, बिकॉज वो यहां से हम लोग को पता चलेगा कौन कौन लोग को कॉस्ट ऑडिट कराना है, क्या कॉस्ट ऑडिट होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, थोड़ा बहुत उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1-2 क्लास हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो और 1-2 क्लास है वो सारा खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। बोलेगा शुरू में 1-2 क्लास क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अगर नहीं पढ़ेंगे तो सारा सिलेबस के बारे में फीलिंग नहीं आएगा कि कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट का क्या रोल है। अगर वो डील नहीं करेंगे तो आपको और सब चैप्टर समझने में मजा नहीं आएगा। तो मजा, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करने के लिए शुरू में एक बार थोड़ा 1-2 क्लास रेगुलेटरी बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग रेगुलेटरी चीज कंप्लीट कर देंगे, तो हम लोग इस एरिया में चले जाएंगे, यहां का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीएस, ये सब में आ जाएंगे, ठीक है। इधर का जो 20 नंबर प्रैक्टिकल पोर्शन है, और इधर में जो 2 क्लास और रह जाएगा रिगार्डिंग रूल्स वगैरह, वो एकदम लास्ट में करेंगे। मतलब स्टोरी है, सेक्शन ए के अंदर जो 12 क्लास मेरे को देना है, पहले 2 क्लास वहां दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेक्शन बी में आ जाएगा, उसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी और इधर का जो एरिया है, इधर भी सेक्शन बी के साथ साथ ए में भी जो सीएस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, उनको कंप्लीट करेंगे। और फिर लास्ट में जो 2 क्लास यहां का रहेगा और जो यहां वाला पार्ट सी रहेगा, उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो शुरू में 2 क्लास ले रहे हैं वो मान लीजिए इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है कि पूरा कहानी स्टोरी है क्या, ठीक है। लिखते हैं शॉर्ट में एक बार। अभी पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
एक पैराग्राफ इसके लिए दे रहे हैं, management accountants play a vital role. Management accountants play a vital role. Management accountants play a vital role in managing business opportunities. Management accountants play a vital role in managing business opportunities. In managing business opportunities. Full stop. They inform the strategy. They inform the strategy and help secure the future and help secure the future of your business and help secure the future of your business. Qualified management accountant redefine how business is done. Redefine how business is done. Full stop. The mission of the profession to help people and business to succeed in public and private sectors. जो हम लोग का पहला टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसमें एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या है, किसको वो हेल्प करता है, व्हाट ही डज. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो फॉर अ 5 to 7 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, या 10 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है. एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूं. The cost accounting records has made formidable contribution in developing cost accounting system in the industry by way of compiling various data. The cost accounting records help in decision making and guiding for better resource management. Also, the cost accounting resource has brought conscience among Indian industries in the use of cost information. The statutory application of cost accounting records, in fact, contributed a great deal in bringing profession in this direction. The experience of cost accounting records in Indian industries has paid them a great reward in devising strategic decisions to face the challenge of open market competition due to liberalization process. Under this situation, cost competitiveness has become the key issue for survival. In this process, the importance of cost accounting records has increased many folds.
ये पूरा पैराग्राफ की बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसका क्या काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाएगा या उनका ऑडिट करेगा, उसको चेक करेगा, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या काम में आएंगे। हम क्या क्या बोला, मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनको बनाएगा। मतलब मान लीजिए आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। क्या क्या मेंटेन करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसका प्रिपरेशन आपको वहां कंपनी में करवाना होगा। खुद नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो टीम होगी वो लोग से आपको बनवाएंगे। वो रिकॉर्ड्स क्या काम आएंगे। या दूसरा मैं ये बोल सकता हूं, मान लीजिए मैं कोई कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर हूं, तो मैं कॉस्ट ऑडिट में क्या चीज चेक करता हूं, पीएल बैलेंस शीट नहीं, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो क्या चीज का ऑडिट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, कि वो सब सही होना चाहिए। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर क्या चीज का ऑडिट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्या चीज का एग्जामिनेशन, कि जो भी चीज का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं। ऑडिट का सिंपल मीनिंग होता है वेरिफिकेशन, वेरीफाई। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट में क्या करते हैं कि सेल्स जो पीएल अकाउंट में लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, जबरदस्ती का सेल तो नहीं दिखाया हुआ है, अंडर इनवाइसिंग तो नहीं किया हुआ है, एसेट जो बैलेंस शीट में वो ठीक है कि नहीं। वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर का काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या टाइप का रिकॉर्ड्स बनते हैं, जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा वो क्या चीज का ऑडिट करते हैं, क्या फायदा होगा वो। मैंने एक बेसिक 2 एग्जाम्पल आपको अभी दिया जो करंट मार्केट में चल रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बात कि इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उसका कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट निकालने का एक तरीका है जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। या मान लीजिए कोई मेडिसिन वगैरह फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका मेडिसिन खराब है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उसका मेडिसिन वो जिस बैच में बना उसको रोकना, उस बैच का कॉस्टिंग होना। तो अगर वो बैच का नंबर वगैरह सेपरेटली सारा रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो आपने कैसे ठीक करेंगे उसको। या मान लीजिए ये दोनों से बाहर आ जाते हैं, कोई भी चीज मार्केट में अगर बिक्री हो रहा है उसका दाम वो क्यों है, क्यों आया। अगर बाहर से कोई कंपनी यहां आती है और हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो क्या इंडियन इंडस्ट्री उनसे कंपीट कर पाएंगे, उन लोगों को कैसे इफिशिएंट बनना पड़ेगा। या मान लीजिए गवर्नमेंट कोई गुड्स के अगेंस्ट में सब्सिडी वगैरह देना चाहता है तो गवर्नमेंट को कितना सब्सिडी देना चाहिए जिससे कि वो कॉस्ट से इतना नीचे आ जाए। गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट पे क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर सब्सिडी देंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा ना। डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो गवर्नमेंट का सब्सिडी देने से खर्चा बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कितना सब्सिडी हमको देना है। या अभी मोदी जी गए हुए ऑस्ट्रेलिया वगैरह की यात्रा में, पता होगा सब थोड़ा थोड़ा न्यूज सुना करिए। कब सब सब बोलेंगे हम लोग को पढ़ पढ़ के समय नहीं, ऑब्वियस बात है। तो जब खाना वाना खाते हैं तब न्यूज के सामने बैठिए, वो सीरियल डांस फांस देखने के बजाय ओपन दोस्त चैनल्स जिसमें बढ़िया न्यूज आता है जो आपको इंटरेस्ट देता हो। तो 10 मिनट 15 मिनट जिस समय खाना खा रहे हैं उस समय साथ में न्यूज अगर देखेंगे वो बहुत हेल्प करेगा आपको। बिकॉज आज जो पढ़ाई है 2 साल बाद भी उसमें क्या चेंज आएगा किसी को पता नहीं है। अभी इस तरह का डायनामिक इंडस्ट्री हो गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई चीज मैन्युफैक्चर करने का तरीका हो, मेडिसिन हो, आईटी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज में इतना डायनामिज्म है कि अभी सुबह क्या है शाम को हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो अपने पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन आज से 2-3 साल बाद सब नया आ जाएगा। तो जैसे हम लोग अपडेट करते हैं आपको पढ़ाने के लिए या अपने आप को अपडेट करते हैं जनरल नॉलेज के लिए, वैसे एक स्टूडेंट को भी बहुत जरूरी हो गया है कि वो हर समय अपने आप को अपडेट करे। हर समय वो सोचे जिस समय हमारा खाली टाइम है उस समय हम चला के रखें। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं सामने मेरा टीवी चलते रहते, पॉज पे रहते, म्यूट किया हुआ रहते, जैसे ही हमको देख के कोई चित्र में फीलिंग आता है यहां हम बंद कर देते, उधर चालू कर देते, फिर वापस से उधर म्यूट कर दिया, फिर पढ़ाई चालू कर दिया, फिर पढ़ाई बंद, फिर ऐसे दोनों हम करते रहते हैं, दोनों साथ साथ। बिकॉज वो भी एक पढ़ाई है। प्रॉब्लम ये है बिकॉज अगर वो नहीं देखेंगे तो क्लास में फिर आने को कोई मतलब नहीं है। क्या चेंजेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब तो जानना जरूरी है। तो मेरा क्या बोलने का मतलब था, G20 का मीटिंग हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। G20 मतलब मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का मीटिंग हो रहा है। अमेरिका, यूएसए, सबको, सभी के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह वहां पर हैं। तो वो लोग सबको ही पूरा इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड के लिए कुछ सोच रहे हैं। नॉर्मली सभी कंट्री के बीच में क्या बात होगा, मोदी जी सोचेंगे भाई हमारा सब सामान आपके यहां आए,
हमारा जो भी चीज यहां बनता है, लैपटॉप बनता है, कुछ भी बनता होगा, सब कोई वहां जाए, हमारे लोगों को वहां जॉब मिले। ऑस्ट्रेलिया में जो बीच में प्रॉब्लम हो रहा था ना 6-8 महीना पहले, इंडियंस लोग को मार मार के भगा रहा था, वैसा ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया वाला ये नहीं चाहेगा क्या कि इंडिया में हमारा सामान बिक्री हो? ऑस्ट्रेलिया वाला चाहेगा कि उसका जो चीज बढ़िया वो यहां है। मोदी जी चाहेंगे जो हमारा बढ़िया हो वहां जाए। एक तरफा तो बात नहीं हो सकती है ना, दू तरफा, द्विती, पाकिस्तान से बात करने का बात करते हैं ना, द्विपक्षीय वार्तालाप। द्विपक्षीय का मतलब होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए क्या करेगा, दोनों को ही लाभ होगा। हर आदमी बिजनेस तो दूसरा से करता है ना, तो मोदी जी इंडिया का बिजनेस करने गए हैं वहां, बेसिक बात यही है। तो आज इंडिया में अगर कोई सामान वहां जाएगा, वो तो वही चीज हो सकता है ना जो यहां पर इजीली बनता हो, पैसे कम लगते हो, इंडियन इंडस्ट्री का इकोनॉमी जोन में इफिशियंसी हो, कॉस्ट कम लगे, तब ऑस्ट्रेलिया में जाके बिक्री होगा ना। और ऑस्ट्रेलिया से यहां कौन सा सामान आएगा जो यहां पर बढ़िया नहीं बन पाता है, जो यहां पर इफिशियंसी नहीं है, वो वहां से आएगा। यहां वाले लोग को भी अपॉर्चुनिटी ग्लोबली मिले, वहां वाले को भी यहां के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। अब वो सब चीज नहीं रह गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, बाहर से सामान नहीं आ सकते, ये सब बात नहीं है। हर कंट्री फ्री है, चाहे डिफेंस हो। आज इंडिया के पास मान लो बंदूक है, ये है, पाकिस्तान से झगड़ा होता है या चाइना से वॉर होगा तो बंदूक वगैरह चाहिएगा कि नहीं, टैंक वगैरह सभी चाहिएगा ना। तो इंडिया को वो सब भी बनाना है। क्या इंडिया उनमें एफिशिएंट है? हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, उतना हम रिसर्च थोड़ी ना किया यार, एक बात कर रहे हैं कि जो चीज में इंडिया एफिशिएंट नहीं है वो तो वहां से लेना होगा ना। इसके लिए फ्री ट्रेड को डेवलप करना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीज को सुधारना होगा। फ्री ट्रेड के लिए वर्ल्ड में बहुत WTO ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और भी G20 वाले लोग ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात चालू ही होते है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। बगैर कोई चीज का कॉस्टिंग, प्रॉपर फॉर्मेट, रिकॉर्ड्स, ये बात ना तो स्टार्ट होगा तो एंड होने का तो बात ही नहीं आता है। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट मोदी जी को हेल्प कर रहे हैं। आप समझिएगा कि आप ऐसा सोचेंगे कॉस्ट ऑडिट का बात कहां से आया यार, वो तो बहुत आगे का बात है, वो सेकेंडरी है। अपने लिए काम का कोई स्कोप का कमी नहीं है। और जितना डेवलपमेंट होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जॉब उतना बढ़ते जाएगा, उतना एक्सेल करते जाएगा। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते वक्त मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सीए से नीचे हैं। नॉर्मली सीएमए वाला स्टूडेंट मन में ठान के रखा है वो तो भाई सुपर पावर है। ये कौन बोला? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग एक अलग लेवल का चीज पढ़ रहे हैं जिसका आने वाले समय में बहुत डिमांड होने वाला है। हम लोग फ्यूचर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। और हम लोग पढ़ते हैं ना बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर एक्सटर्नल एनालिसिस, ये एक्सटर्नल एनालिसिस का हम बात बोल रहे हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे में आ ही रहे पढ़ के, और एक्सटर्नली हमको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मोदी जी बहुत सारा काम निकालने वाले हैं हम लोग के लिए। जो भी चेंजेस हो रहे हैं 2014 में, वो आगे भी बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है जो हम लोग का स्कोप और दायरे को और बढ़ाने वाला ही है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी हंसते हुए कि हम बहुत अच्छा कोर्स पढ़ रहे हैं। ये पैराग्राफ हमको यही समझा रहा है। आप बात समझिएगा, इसमें अलग अलग जो भी इंग्लिश लिखा होगा, दे वांट टू से दैट व्हाट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वेयर दे विल बी यूज्ड। अब इनका डिटेलिंग नीचे किया हुआ है। बोले ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। बोलता है हेल्प टू मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एंड इंडस्ट्री। ऊपर पहले नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा था? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट देयरफॉर इज फाउंड यूजफुल टू इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स इन द फॉलोइंग वे। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 5 जगह हेल्प करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कॉस्ट अकाउंटेंट बनाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट 5 लोगों को हेल्प करेगा, अलग अलग इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स मतलब डीटी, आईडीटी, सब, कोई भी तरह का टैक्स डिपार्टमेंट है सबको, इन्वेस्टर्स को, हम लोग को कोई कंपनी का शेयर में, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है उनको, और कंज्यूमर्स जो लोग सामान वगैरह खरीद के यूज कर रहे हैं उनको, सबको मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करेगा। पहला पॉइंट है इंडस्ट्री को किस तरह से वो हेल्प करेगा। बोलता है हाउ बेनिफिट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर ए पॉइंट के अंदर करीब 10 पॉइंट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको 10 याद नहीं करना, 2-3 तो याद होना चाहिए मेरा भाई। आप बोलेंगे पॉइंट भी हम घर से बनाएंगे, चलेगा नहीं। यू हैव टू मेंशन दोज पॉइंट्स व्हिच दे आर गिविंग, दैट इज कॉल्ड मगिंग अप। डेली बैठ के पॉइंट याद करना है, उसके अंदर का चैप मत याद करिए, 2-4 लाइन अपने मन से लिख देंगे, लेकिन एटलीस्ट पॉइंट यू शुड बी यूजिंग द सेम। तो पहला पॉइंट है कि बेनिफिट टू इंडस्ट्री के अंदर पॉइंट नंबर 1, हेल्प टू मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एंड इंडस्ट्री।
लिख रहे हैं द CARR, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स, शॉर्ट में बोलते हैं CARR, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स। हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी के अंदर 2 पेज अलग से बनाएंगे जिसमें बहुत सारा चीज का एब्रिविएशन यूज करेंगे ना, तो उसका फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि नोट्स में अगर हम लोग लिखते टाइम पे इतना ज्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, माथा खराब हो जाएगा। वी आर गोइंग टू यूज CARR ओनली। तो CARR का मतलब क्या होता है, 2 पेज में ऐसे लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके, 15-20 पॉइंट होगा जैसा, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन, कि हमने ये शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया है। बोल रहे द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एंड ऑडिट thereof help the management in understanding and taking decisions in the following areas: industry structure and development। ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक एंट्रीप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम द बॉस, आई एम झाड़ू वाला, आई एम गिविंग ट्यूशन, आई एम डूइंग एवरीथिंग। कोई बोलेगा आपके यहां स्टाफ नहीं है, कितना वो लोग क्या करते हैं आप भी समझते हैं, ऑल डिसीजंस टेकन बाय मी। सो माई ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंट्रीप्रेन्योरियल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन थोड़ा बड़ा होने से मेरे को चाहिएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और बड़ा होने से चाहिएगा डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर भी अलग अलग होता है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। ये एरिया हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस परफॉर्मेंस वाला सब्जेक्ट के अंदर। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस जो 17 पेपर है ना, वहां उसको यहां एक लाइन में लिख रहा है, तो अब आदमी एक लाइन में क्या समझेगा जब तक वो नहीं जानते, कहां ऐसे लिखेगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द रिसोर्सेस आर इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम लोग को हेल्प करेगा स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, बिकॉज व्हाट तो ही पढ़ता है ना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है हमारे इंडस्ट्री में, क्या प्रॉब्लम्स है जिससे हम उनको जूझें, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करें और थ्रेट्स से बचें। सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, एक आपने AS 17 का नाम सुना है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंटल रिपोर्टिंग अलग चीज है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो तो अलग अलग इंडस्ट्री और सेगमेंट के लिए थोड़ा अलग अलग है। तो अलग अलग सेगमेंट का रिपोर्ट वो नहीं होता है जो अकाउंट्स में बनता है, वो तो वो होता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाएगा। तो बोलता है सेगमेंट वाइज रिपोर्ट वो बना के देगा, जिससे कौन सा सेगमेंट में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कौन सा सेगमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा सेगमेंट को डिसइन्वेस्ट करना है, ये मैनेजमेंट को हेल्प होगा। ITC कंपनी है, टोबैको है, FMCG है, पेपर है, होटल्स है, बहुत सारा चीज है, पानी उनी बहुत सारा चीज है। तो ITC कंपनी को अलग अलग सेगमेंट का रिपोर्ट तो अकाउंट्स में देना ही पड़ता है, लेकिन उसके अलावा एक कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलग से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। हम लोग पढ़ेंगे, आएगा सिलेबस में है कि कौन कौन से सेगमेंट का किस तरह से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो वो हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में हेल्प करे कॉस्ट अकाउंटेंट। डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। हम लोग का आजकल PL अकाउंट बैलेंस शीट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज कुछ रहता नहीं है, खाली एक ही चीज रहता है, EPS निकालना जरूरी है। EPS AS का 20 अर्निंग्स पर शेयर, उस पर बेसिक और डाइल्यूटेड EPS वगैरह निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारा चीज होता है मेजर करने के लिए, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और बहुत सारा चीज है, SVA, EVA, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, RI, जो एक्चुअली हम लोग का परफॉर्मेंस सेक्शन C के अंदर है। तो बोलता वो सब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करेगा। मेक और बाय डिसीजंस, हम लोग जब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहां पर ये एरिया कवर भी करेंगे कि हमको सामान घर पे बनाना है कि बाहर से खरीदना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसमें हेल्प करेगा। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम रिसोर्स का मतलब होता है आपको 3-4 चीज बनाना है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आपको वो रिसोर्स को कहां यूज करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसमें हेल्प करेगा। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट डायरेक्टर और इंडस्ट्री को ये सारी चीजों में हेल्प करेगा। द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कंपनी में 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं। एक मैंने बोला था कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में अंबानी है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो तो प्रमोटर है, उसके पास तो कंपनी का 50-55% शेयर है, वो तो ओनर है। ओनर हम भी हो सकते हैं, मेरे पास भी रिलायंस का 2 शेयर, हम भी ओनर है, लेकिन मेन ओनर तो अंबानी को ही बोलेंगे। लेकिन कुछ डायरेक्टर कंपनी में ऐसे होते हैं जिनके पास कोई शेयर वगैरह नहीं होते, जिनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता है, उनको इसलिए डायरेक्टर बनाया जाता है, जो कि एक्चुअली कंपनी को रन करते हैं, अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उनका कंपनी में एक अलग से टीम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ओनली। तो बोलता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है कैन बी बेटर इक्विप्ड एंड अप्रेज द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी इन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ द
क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड एंड कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बोलता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनको भी जो डिसीजंस वगैरह लेना है वो डिसीजन लेने में उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत जोर से मदद करते हैं। नहीं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी अपना डिसीजन ले नहीं पाते प्रॉपरली, तो कॉस्ट अकाउंटेंट उन लोग को हेल्प कर रहे हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक इफिशियंसी, ये दूसरा पॉइंट। उसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव इज द सेम थिंग। Those independent directors are constituted as an audit committee in big companies. 3 to 4 persons involved in that, and they are named as audit committee. They check internal control, auditor remuneration, auditor के साथ negotiation, ये सब काम वही लोग करते हैं। वुमेन नहीं, वो तो क्या है कि डायरेक्टर के अंदर वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, ऐसा बोला गया है। रोल तो उसका डिपेंड करता है उसको कौन सा टीम के अंदर डाला गया है। नॉट दैट कि वुमेन को ये करना है, ऐसा नहीं है। इन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली लॉ नहीं ध्यान में है क्या कितना वुमेन डायरेक्टर है। क्यों नहीं होता है? एक हो गया नॉमिनी डायरेक्टर, आपने किसी से लोन फोन लिया है ना, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा कि भाई हमारा पर्पस जो हम जो लोन दिए हैं तो वो पैसा कहीं उल्टा पुल्टा जगह यूज ना हो, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। लेकिन ये हो गया, ये नॉमिनी वगैरह नहीं है, ये लोग कोई नॉमिनी नहीं है, ये लोग कोई होल्डिंग नहीं होल्ड करते हैं, ये लोग के पास ज्ञान है, उनका बाल उड़ गया है, समझिए आप, ठीक है, टकला हो गया है, तो उनको बुद्धि मिला है 10-15 साल कहीं पर काम करके, वो अलग अलग एरिया का एक्सपीरियंस लेकर आया है, तो वो लोग कंपनी को हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में। बट वो हेल्प करने के लिए उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, उसके बेसिस पे वो लोग कंपनी को हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हेल्प कर पाएंगे। मतलब वो लोग कंपनी को हेल्प करेंगे, हम लोग उनको हेल्प करेंगे, तो हम लोग तो ज्यादा बढ़े हुए ना। हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिकॉर्ड्स बना के देंगे, रिकॉर्ड्स बेसिक के भी डिसीजन लेगा ना, तब तो कंपनी आगे जाएगा, तो हम तो उससे भी बड़ा हुआ नॉर्मली। ये लोग प्रोफेसर, मतलब यू वांट टू से दिस इज अ सीएमए सीए ऐसे, हाँ होने से क्या कोई बात नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड नॉट हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दे मे हैव, दे मे नॉट हैव, but that doesn't mean that if they are having professional qualification they are skillful, that doesn't mean that, or if they don't have professional qualification they are non skillful। मोदी जी तो कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, उतना स्किल दिखा दो कोई नॉर्मली बोले तो स्किल कोई थोड़ी ना खाली पढ़ाई से आएगा, ज्ञान का तो सीमा नहीं है ना भाई, आप कैसे भी ज्ञान डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो लोग वैसा लोग, मोदी जी जैसा लोग, आप ऐसा समझिए, ठीक है। फिर बोल रहे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक इफिशियंसी। जो भी कॉर्पोरेट है वो क्या चाहते हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसका एसेट्स इफिशिएंटली यूटिलाइज हो, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। आज देश का जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब किस पे डिपेंड करता है, हम लोग का इनकम पे तो डिपेंड करता है ना। तो हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट, टैक्सेशन, बजट डेफिसिट ये सब कम करें, वो सारा चीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक इफिशियंसी में हेल्प करेगा। ये सब जो लिखा हुआ है ना यहाँ, दूसरा पॉइंट रेशियोज वगैरह, ये एक्चुअली जब हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पढ़ेंगे ना, वहां पर ये सब रेशियो हम लोग निकालना सीखेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर, तो मैं यहां पर डील नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ऐसे पढ़ के रेशियो कुछ समझ में आएगा नहीं। व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग दीज रेशियोज देन यू कैन एनालाइज कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बोलते हैं आज अपने पास पावर जनरेट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, पावर क्या क्या चीज से जनरेट होता है, कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह समझ लो, पानी भी आजकल, विंड भी है, लेकिन विंड और पानी से कमती जनरेट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सबसे पावर जनरेट होता है। इसमें से कोल, पेट्रोल ये सब तो खत्म होते जा रहा है। ये सब तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक आने वाले समय में 25-30 साल बाद पेट्रोल डीजल वगैरह बचेगा ही नहीं, तब कैसे पावर जनरेट होगा, तब क्या होगा। तो उसको आज के दिन सजोना जरूरी है कि नहीं, इफिशियंसी तो उसके ऊपर ही बोला जाएगा। आप बोल रहे हैं कि आजकल फिर से वापस ऐड दिखाने लगा है, एक बच्चा घर में घुस रहा है और वो टीवी बंद कर रहे, लाइट बंद कर रहे, 3-4 दिन से दिखा रहा है सब जगह न्यूज चैनल पे। वो बोल रहे मम्मी को आके चिल्लाता है कि मम्मी क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि लोग घर में जाने के बाहर जाने के टाइम पे लाइट बंद करते हैं, मैं आने के बाद सब बंद करता हूं। बोला कौन सिखाए, बच्चा सिखा रहा है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉट द मीनिंग। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको काम नहीं है बंद करिए उसको, बिकॉज वो मिलेगा नहीं, जिससे वो जनरेट हो रहा है वो चीज ही नहीं रहेगा तो कहां से आएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए वो सारा चीज का इकोनॉमी इफिशियंसी एक
माने कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करते हैं कि कंपनी ने कितना इकोनॉमी इफिशियंसी लगाया, कितना रिसोर्स से कितना आउटपुट जनरेट किया, वो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प कर रहे हैं। फिर ऑप्टिमम, जो मैंने बोला कि अगर रिसोर्सेज की कमी है तो कहां वो रिसोर्सेज यूज करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करेगा। सेगमेंट रिपोर्टिंग बात की, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड्स है जिनको फॉलो करना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी मतलब आपका कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिलेटिव के साथ हुआ तो उसके कारण आपका खर्चा कम या बेसी हो गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी प्रोविजन है कि ऐसा लिखेंगे जिससे कि पता चल जाएगा किसके कारण कॉस्ट कम या बेसी हुआ है, तो उससे पता चलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने बोला कि अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया में सामान आए, इंडिया वाला वहां दे, तो कॉस्ट क्या लग रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसके बगैर हो ही नहीं पाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डेवलप करेगा। प्रीडेटरी प्राइसेस मतलब कोई चीज का दाम, इलेक्ट्रिसिटी का दाम कम से कम क्या होएगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। ये सब एक ही पॉइंट के अंदर चल रहा है। इंडस्ट्री का हेल्प, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब इंडिया अपना जितना भी सातों बगल बगल वाला कंट्री है उनसे दोस्ती करना चाह रहा है कि नहीं। मोदी जी का जब माने वो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे सब बगल वाला को बुलाया था, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, एन तेन सबको आए थे। वो क्या कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ही तो डेवलप करना चाह रहा था कि भाई आप हमारे अतिथि है, आज हमारे खुशी का दिन है तो आपके साथ हम गला मिल रहे हैं। बिकॉज आदमी क्या बोलता है, दुख होता है तो दूसरा से गला मिल लेता है, खुशी में नहीं मिलता है। तो मोदी जी ये दिखाना चाह रहा था कि हम सुख में भी गला मिल रहे हैं, भाई हम आपके साथ हैं, हम लोग साथ में एक साथ बढ़ेंगे। दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। यहां वो नहीं लिखना है, यहां बात हो रहे वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डेवलप हो पाता है जब हम लोग के पास कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो शेड्यूल 6 है वो तो केवल आपको सेल का डिटेल दे दिया या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, ब्रेकअप क्या है उसका, कैसे आया वो, कौन सा चीज बेसी लगा, कौन सा कम लगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मिलेगा। W2 एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग मतलब कोई चीज अगर इंडिया में सस्ता मिल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट बोला कि सिंस ये सस्ता माने ज्यादा हो गया प्रोडक्शन, कोई चीज अगर इंडिया में ज्यादा बन गया तो गवर्नमेंट बोला जो एक्सपोर्ट करेगा उसको हम पैसा देंगे। तो दूसरा कंट्री जहां पर वो इंपोर्ट होता है ना, वो लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो उन लोगों का लगाना उचित है कि नहीं, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो क्लॉज है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इन सर्विस, आजकल इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी सर्विस सेक्टर आप देखेंगे, चाहे ट्रेवल है, गुजरात कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हैन तेन दुनिया भर का, अभी वेस्ट बंगाल का भी आजकल चालू हुआ है, वेस्ट बंगाल टूरिज्म आता है ना न्यूज में, देखते हैं आप। मेरा बोलने का मतलब वो सब गुजरात को देख के चालू है वो लोग भी कि हम लोग भी बुलाए, ब्लू सिटी, पिंक सिटी, व्हाटएवर, ठीक है। मेरा ये बोलने का मतलब हुआ कि अगर ये सर्विस सेक्टर को ग्रो करना है, इसका भी एक अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। कैसे बनेगा जिससे कि डिसीजन ले पाए और कॉम्पिटिटिव बन पाए, वो तभी संभव होगा जब सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लगेगा। और अभी नया वाला रूल में उनको भी लगा दिया, सर्विस सेक्टर के ऊपर भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। यानी कि पहला पॉइंट के अंदर चल रहा था इंडस्ट्री को हेल्प, अब ये गवर्नमेंट को हेल्प। गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड, मोदी जी बोल रहे हैं काला धन यहां लेके आना है, तो काला धन वहां गया कैसे, क्या कॉस्ट को गड़बड़ की, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। जहां पर कॉस्ट वगैरह एस्केलेट किया हुआ, यानी कि काला धन यहां से वहां गया होगा, उसको मंगाया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ठीक किया जाएगा। फ्री ट्रेड, बजट डेफिसिट, टैक्सेशन, कौन सा चीज में टैक्स कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी बजट वगैरह तैयार कर रही है, डिसीजन ले रही है, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे है। मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करेगा, 2015 में कम करने वाला है, बिकॉज इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में है, तो वो बहुत सारे इंडस्ट्री के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके ही कम करेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट का हर एक स्टेप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू ही होता है। बोलता है प्रिवेंटिंग इंडस्ट्री मैनिपुलेशन, इन्वेंट्री मैनिपुलेशन, हम लोग इन्वेंट्री को कम बेसी करके उठ पटांग प्रॉफिट दिखाते हैं जन्म भर से। आज इतना IFRS वगैरह ये सब आ गया, फिर भी आज इन्वेंट्री नौटंकी चल रहा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स हो जाएगा ना, वैसे ही करना होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है, तो उसमें इन्वेंट्री का मैनिपुलेशन बंद हो जाएगा, तो उससे विंडो ड्रेसिंग वगैरह गड़बड़ नहीं होएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही होगा। यानी कि हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी हेल्प कर रहे हैं। ये हो गया हेल्प टू द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद बोल रहे बेनिफिट्स टू द टैक्स डिपार्टमेंट। अगर एक्साइज ड्यूटी है किस पे लगता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड से आएगा। इनकम टैक्स किस पे लगता है, सेल माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कहां से आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड से आएगा। बिकॉज कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल दोनों चीज का कंप्यूटेशन बताया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। यानी कि इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं।
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, मान लो कोई कैपिटल गुड्स यहां बन रहे जो एक्सपोर्ट होने के लिए बन रहे, या कोई कैपिटल गुड्स यहां मंगाया और उसको वो गुड्स बनाने में यूज करेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको जितना आपके इंपोर्ट किए ना कैपिटल गुड्स वगैरह, उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप यहां से बना के गुड्स एक्सपोर्ट करोगे ना, इसलिए तो उसके लिए भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह जरूरी होता है। कैसे बनेगा, बोल रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब वो एरिया जहां पर जो लोग भी बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं लगता है, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर बनेगा तब तो पता चलेगा वो लोग कितना फायदा दे रहे हैं। मान लो जैसे वेस्ट बंगाल में खड़दा का नाम सुने, खड़दा SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल के है, वहां पर जितनी भी कंपनी है उनको जो गुड्स बनाएंगे 75% पोर्शन एक्सपोर्ट करना है। फालता भी है, खड़दा भी है, माने पूरा खड़दा नहीं, उसमें एक एरिया डेजिग्नेटेड है कि ये एरिया SEZ है, तो इसमें जितनी भी कंपनियां वगैरह होगी इनको 75% ऑफ द सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू एक्सपोर्ट बिकॉज दे आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट ओनली, सो दे विल बी ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी एंड ऑल दैट। तो वो लोग क्या रिसोर्सेस कंट्री का यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से फायदा हो रहा है कि नहीं, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसमें भी हेल्प करेगा। बेनिफिट टू रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स मतलब बोल रहे हैं अगर हम लोग को कोई भी नियम कानून बनाना है, क्या एरिया में बोलता है सब्सिडी डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग कम से कम, या रैगिंग, या मान लो कोई जन है कोई इंडस्ट्री बोलेगा हमारा तो खर्चा इतना लगता है तो हम कैसे सामान कम में बेचें। मान लो दिल्ली वाला बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी वाला कि हमारा खर्चा ही पर यूनिट इतना पड़ रहा है तो हम कम दाम में कैसे बेचें, तो उसका अगर प्रॉपर कॉस्टिंग किया जाएगा और दिखेगा कि उतना खर्चा नहीं है तब तो झूठ बोल रहा है ना अगला। इसलिए बहुत सारा रेगुलेटर्स को भी हम लोग को हेल्प करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू। और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी, RBI क्या रखे, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाए कि ना बढ़ाए, ये सारा चीज में कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करेगा। इन्वेस्टर अगर इतना बढ़िया से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होएगा तो कौन सी कंपनी ठीक है वो एक्चुअली पता चलेगा। तो इन्वेस्टर कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसको प्रॉपर रिटर्न कहां होएगा, इन्वेस्टर को भी हेल्प करेगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GDP ग्रोथ रेट, ये सब में हेल्प करेगा। यानी कि बेचारा कॉस्ट अकाउंटेंट तो पूरा इंडिया को उभार देगा, ऐसा बोलने का मतलब हुआ कि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है, दिस इज द जॉब ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और उसका ऑडिट। ये इंस्टीट्यूट हम लोग को लिख के दिया है, उनका वेबसाइट से हम लिया है। हम लोग नहीं बोल रहे हमको इतना बड़ा आंसर लिखना है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट इसमें मान लो करीब 20 पॉइंट होगा, हम 6-7 पॉइंट तो याद रखें। बहुत सिंपल है और उसके अंदर अपने आप ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वी शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि कहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूसेज है। हम इतना पूरा नहीं लिख रहे, हम केवल एक पैराग्राफ इसके बारे में लिखा रहे हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद नीचे दूसरा